बात 1945 की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय होता है, जिसमें से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़ने वाले इन दोनों ताकतवर देशों के बीच कुछ ही समय बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है और दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा सुपीरियर साबित करने में लग जाते हैं। इकोनॉमी से लेकर मिलिट्री तक हर एक फील्ड में दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं। उनके शक्ति प्रदर्शन से स्पेस भी अछूता नहीं रह सका। दोनों देश बेहतर स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने में जुट गए और उनके बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई। इस स्पेस रेस में 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 नाम की सैटेलाइट को लॉन्च कर सोवियत बढ़त बना लेता है। यह पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। इसके जवाब में कुछ महीनों बाद 31 जनवरी 1958 को अमेरिका भी एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। इसके बाद दोनों देश ह्यूमन को स्पेस में भेजने की होड़ में लग जाते हैं और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजकर सोवियत एक बार फिर बाजी मार लेता है। अमेरिका को यह कारनामा करने में कुछ हफ्तों की देरी हो जाती है और 5 मई 1961 को अमेरिका द्वारा एलन शेपर्ड को स्पेस में भेजा जाता है। इस तरह पहली सैटेलाइट लॉन्च के साथ साथ पहले अंतरिक्ष यात्री का खिताब भी सोवियत के नाम हो गया। अमेरिका को दोनों बार सोवियत से पीछे रहना और सेकंड आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए स्पेस रेस को जीतकर अमेरिका को नंबर 1 साबित करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कुछ बड़ा करना चाहते थे। इतना बड़ा कि उस समय इस काम की कल्पना करना भी एक बड़ी बात थी। प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने 25 मई 1961 को यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए ये संकल्प लिया कि इस दशक के अंत तक अमेरिका इंसानों को न केवल चांद पर भेजेगा बल्कि उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस भी लेकर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस संकल्प के बाद स्पेस प्रोजेक्ट्स का बजट कई गुना बढ़ा दिया गया और लाखों एक्सपर्ट्स मून लैंडिंग के मिशन में जुट गए। एक के बाद एक कई स्पेस टेस्ट और स्पेस प्रोग्राम्स हुए और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी का वादा था, एग्जैक्टली वही हुआ। 1960 का दशक खत्म होने से बस कुछ महीने पहले 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर कदम रख दिया। ऐसा करने वाले पहले इंसान अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चांद पर खड़े होकर धरती पर मौजूद करोड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य ने इस तरह चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया और ये पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की बात को साबित करने और सोवियत से रेस जीतने के चक्कर में यह बस जमीन पर ही किया गया एक वीडियो शूट था, जिसे एडिट करके अमेरिका ने पूरी दुनिया में मून लैंडिंग के नाम से झूठ फैलाया। दरअसल जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज ऑल्ड्रिन के चांद पर पहुंचने से पूरी दुनिया में खुशी की लहर होती है, तो वही एक वर्ग इस बात को मानने से साफ इनकार करते हुए ऐसी ही कुछ दलीलें देता है। आज भी लाखों लोग इस मून लैंडिंग को फेक मानते हैं और सवाल करते हैं कि चांद पर जब हवा ही नहीं है तो वह अमेरिकन फ्लैग कैसे लहरा सकता है। लोगों द्वारा मून लैंडिंग की पिक्चर्स में स्टार्स की एब्सेंस और शैडोज के इधर उधर बिखराव पर भी क्वेश्चन किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और समझते हैं अपोलो 11 मून लैंडिंग की पूरी कहानी। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 3, 2, 1. Man on the way to the moon. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins successfully returned to the Earth after landing on the moon. कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत की स्पेस रेस के बीच अमेरिका साल 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा चांद पर ह्यूमन को भेजने के ऐलान के बाद नासा अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और नासा का बजट 3 साल के अंदर ही 500% तक बढ़ा दिया जाता है। 34,000 से ज्यादा नासा एम्प्लॉइज के साथ साथ करीब 3,75,000 इंडस्ट्रियल और यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर्स इस मिशन के लिए जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह नासा का अपोलो प्रोग्राम शुरू होता है, जिसका केवल एक ही मिशन होता है, इंसान को चांद की सतह पर पहुंचाना।
हालांकि इस प्रोग्राम के शुरुआत में प्रेसिडेंट केनेडी की ओर से सोवियत यूनियन को कई बार अप्रोच किया गया कि इस मून लैंडिंग के मिशन में सोवियत अमेरिका के साथ आ जाए और दोनों देश मिलकर इसे कामयाब बनाए, लेकिन सोवियत इसके लिए राजी नहीं होता। इसलिए अमेरिका अकेला ही इस मिशन में जुट जाता है। जहां अमेरिकन गवर्नमेंट अपोलो प्रोग्राम पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही थी, तो वही पब्लिक में उत्साह जगाने की जरूरत थी ताकि सरकार को इस काम में जनता का भी समर्थन मिल सके। इसी कोशिश में 12 सितंबर 1962 को प्रेसिडेंट केनेडी एक फेमस स्पीच देते हैं जिसे मून स्पीच के नाम से जाना जाता है। We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद अमेरिकन सिटीजन्स के बीच मून लैंडिंग मिशन के लिए भारी उत्साह जाग गया और ये एक नेशनल गोल बन गया। अब इस मून लैंडिंग मिशन के लिए नासा को अपोलो प्रोग्राम के तहत एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी तैयार करनी थी। नासा अपोलो से पहले प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और प्रोजेक्ट जेमिनी नाम के 2 इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स को अंजाम दे चुका था, जिनके जरिए नासा पहले ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना सीख चुका था। इन दोनों प्रोग्राम्स की बदौलत नासा ने न केवल भविष्य में काम आने वाले सभी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को टेस्ट किया, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को भी हासिल कर लिया था। लेकिन चैलेंज इस बात का था कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स धरती से केवल कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हुए थे, जबकि चांद धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस मुश्किल काम के लिए नासा ने अपोलो प्रोग्राम के जरिए एक बेहतरीन और कारगर टेक्नोलॉजी को तैयार करना शुरू कर दिया। सालों तक बहुत सारी रिसर्च और काफी सोच विचार करने के बाद चांद पर पहुंचने के लिए लूनर ऑर्बिट रेंडेवू (LOR) मेथड को चुना गया। इस मेथड के तहत रॉकेट के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का प्लान बनाया गया, जो कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल नाम के 3 मॉड्यूल्स को जोड़कर तैयार किया गया था। स्पेसक्राफ्ट के पहले हिस्से कमांड मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा रहने की सारी व्यवस्था की गई, जिसमें खाने और सोने से लेकर हर एक बेसिक नीड का अरेंजमेंट था। स्पेसक्राफ्ट में कमांड मॉड्यूल के बाद सर्विस मॉड्यूल को अटैच किया गया, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन, वाटर, फ्यूल और पावर का इंतजाम करने के लिए होना था। ये एक तरह से कमांड मॉड्यूल का सपोर्टिव यूनिट था और इन दोनों को एक साथ रख के कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल (CSM) भी कहा जाता है। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के जरिए चांद की ऑर्बिट में घूमा जा सकता था, लेकिन चांद की सतह पर उतरने और वहां से वापस उड़ान भरने के लिए इन दोनों ही मॉड्यूल के साथ लूनर मॉड्यूल को जोड़ने की जरूरत थी। चांद से संबंधित चीजों को लूनर कहा जाता है और क्योंकि इस मॉड्यूल का काम चांद पर लैंड करने और चांद से टेक ऑफ करने के लिए ही था, इसलिए इसका नाम लूनर मॉड्यूल रखा गया। लूनर मॉड्यूल का काम केवल मिशन के आखिरी पड़ाव में आना था और चांद से वापस लौटते समय इसे वही चांद की ऑर्बिट में छोड़ आना था। इस तरह चांद पर पहुंचने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग तो हो गई थी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए नासा हर जरूरी टेस्टिंग्स पहले से ही कर लेना चाहता था ताकि स्पेस में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मून लैंडिंग के मिशन में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स की टेस्टिंग की जाने लगी, जिसमें सबसे पहले अनक्रूड मिशंस की टेस्टिंग्स हुई, जिनमें किसी भी इंसान को बिठाए बिना ही कई टेस्ट किए गए। इसके बाद नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर स्पेसक्राफ्ट्स की टेस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्पेस में जाने से पहले ही अपोलो का स्पेसक्राफ्ट एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। 27 जनवरी 1967 को अपोलो स्पेसक्राफ्ट की ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान इसके कमांड मॉड्यूल में आग लग जाती है और उसके अंदर बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वर्जिल ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और रॉजर चैफी अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि ये केवल एक ग्राउंड टेस्ट मिशन था जिसका नाम पहले अपोलो सैटर्न 204 होता है, लेकिन तीनों मारे गए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रिब्यूट देने के तौर पर इसका नाम अपोलो 1 रख दिया गया। इस तरह नासा को अपने फर्स्ट क्रूड मिशन के स्टार्ट करने से पहले ही एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ता है। इस हादसे के बाद नासा ने सबक सीखते हुए सभी अपोलो स्पेसक्राफ्ट्स में कुछ जरूरी बदलाव किए ताकि आगे ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके। अपोलो 1 के बाद अपोलो 2 और अपोलो 3 भी केवल नॉर्मल ग्राउंड टेस्ट्स ही थे, जिन्होंने उड़ान नहीं भरी और न ही उनको ऑफिशियली कोई नाम दिया गया। अपोलो मिशन की स्पेस फ्लाइट अपोलो 4 से शुरू होती है, जो कि एक अनक्रूड मिशन था। अपोलो 4 की तरह अपोलो 5 और अपोलो 6 भी अनक्रूड मिशंस होते हैं, जिनमें स्पेसक्राफ्ट्स को बिना किसी एस्ट्रोनॉट के स्पेस में भेजा जाता है ताकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सके।
इसके बाद नासा क्रूड स्पेस मिशन को शुरू करते हुए 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 लॉन्च करता है, जिसमें बैठकर 3 एस्ट्रोनॉट्स करीब 11 दिनों तक पृथ्वी के 163 चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स द्वारा स्पेस में रहते हुए स्पेसक्राफ्ट से पहला लाइव टीवी प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। कई असुविधाओं के बावजूद ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, जिससे नासा में काम करने वाले हर इंसान का हौसला मजबूत होता है। नासा इस मिशन के बाद रुका नहीं और हर 2 से 3 महीनों के अंदर एक के बाद एक कई क्रूड स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च करने लगा। अपोलो 7 के 2 महीने बाद 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर अर्थ की ऑर्बिट से बाहर चांद की तरफ भेजा जाता है। अपोलो 8 मून की ऑर्बिट में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, जिसके जरिए पहली बार इंसान ने चांद को बहुत करीब से देखा। यह इतिहास में पहली बार था जब इंसान धरती से इतनी दूर आ पाया और धरती को इतनी दूर से एक छोटे से गोले के रूप में देखा। अपोलो 8 मिशन के साथ 1968 का साल भी बीत जाता है और अब 60 के दशक को खत्म होने में केवल 1 साल का समय बचा था। घोषणा के मुताबिक नासा को 1969 के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेजना था, जबकि अब तक लूनर मॉड्यूल की स्पेस टेस्टिंग तक नहीं हुई थी, जिसकी बदौलत चांद पर लैंड किया जाना था। वही अमेरिका को ऐसी भी खबरें मिल रही थी कि सोवियत मून लैंडिंग के मिशन में तेजी से लगा हुआ है और किसी भी वक्त चांद पर पहुंच सकता है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के पास गंवाने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए देर ना करते हुए 3 मार्च 1969 को अपोलो 9 को लॉन्च कर अर्थ की ऑर्बिट में लूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के दौरान लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग करके 6 घंटे तक इंडिपेंडेंटली फ्लाई किया गया और इसी समय एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर मॉड्यूल से निकलकर स्पेस सूट्स का भी टेस्ट किया, जिसका इस्तेमाल चांद पर उतरने और वहां कुछ वक्त ठहरने के लिए किया जाना था। लूनर मॉड्यूल की अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अब मून लैंडिंग मिशन में केवल एक कसर बाकी थी। अब लूनर मॉड्यूल को मून की ऑर्बिट में जाकर कुछ वक्त बिताना था, ताकि फाइनल मिशन से पहले नासा इस इंपॉर्टेंट प्रोसीजर का भी टेस्ट कर सके। 18 मई 1969 को अपोलो 10 चांद के लिए रवाना होता है, जिसके कमांडर थॉमस स्टैफोर्ड, लूनर मॉड्यूल पायलट यूजीन सर्नेन और कमांड मॉड्यूल पायलट जॉन यंग होते हैं। अपोलो 10 का यह मिशन लूनर मॉड्यूल की मून ऑर्बिट में टेस्टिंग के साथ साथ मून लैंडिंग की फुल ड्रेस रिहर्सल भी था, जिसमें केवल चांद पर लैंड करने को छोड़कर वो हर एक काम किया जाना था जो एक्चुअल मून लैंडिंग के मौके पर होने वाला था। अपोलो 10 मिशन के करीब 9 दिन के सफर में एस्ट्रोनॉट्स को हर एक एस्पेक्ट पर काम करना था, इसलिए जब अपोलो 10 चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया तो प्लान के मुताबिक कमांडर थॉमस स्टैफोर्ड और लूनर मॉड्यूल पायलट यूजीन सर्नेन कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए और चांद की ऑर्बिट में टेस्ट करने के लिए उन्होंने उसे बाकी के स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया। इस लूनर मॉड्यूल को स्नूपी का नाम दिया गया था, जिसने करीब 8 घंटे तक चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाए। इस दौरान लूनर मॉड्यूल जब फार साइड ऑफ मून की तरफ से ट्रैवल कर रहा था तो एक अजीब वाक्य होता है। दरअसल इस दौरान लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट टूट जाता है और इसी वक्त उन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस साउंड सुनाई देता है। हालांकि बाद में जब इस साउंड की रिकॉर्डिंग को पब्लिक किया जाता है तो कुछ लोग इसे वहां मौजूद लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल के रेडियोस के बीच का महज इंटरफेरेंस बताते हैं, जिससे ये साउंड क्रिएट हो रहा था। तो कुछ इसे वहां एलियंस की मौजूदगी का सबूत मानते हैं। अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स इस मिस्टीरियस साउंड को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो चांद के इतना करीब पहुंच जाते हैं कि वो चांद के सरफेस से केवल 9 मील की दूरी पर होते हैं, लेकिन उन्होंने चाहकर भी मून पर लैंड नहीं किया। इस दौरान उन्हें लूनर मॉड्यूल को बिना चांद पर लैंड कराए पहले उसे चांद के सरफेस की तरफ डिसेंड करना था और फिर वापस कमांड मॉड्यूल की तरफ उसको असेंड करना था। इस तरह लूनर मॉड्यूल की इन दोनों एबिलिटीज को टेस्ट किया जाना था, ताकि आगे होने वाले मून लैंडिंग मिशन में कोई परेशानी नहीं हो। मून सरफेस से महज 9 मील के डिस्टेंस तक पहुंचकर एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर मॉड्यूल की डिसेंडिंग एबिलिटी का तो टेस्ट कर लिया था, पर अब उन्हें उसे वापस कमांड मॉड्यूल से जोड़ने के लिए उसके असेंडिंग फंक्शन को भी टेस्ट करना था। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल के असेंट इंजन को चालू किया, लूनर मॉड्यूल एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से घूमने लगा। एकदम से हुई इस गड़बड़ी के बारे में एस्ट्रोनॉट्स कुछ समझ पाते कि तभी कमांडर स्टैफोर्ड ने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर एक येलो गिम्बल लॉक लाइट को जलते देखा, जिसका साफ मतलब था कि कंप्यूटर स्पेस में अपनी ओरिएंटेशन को खोने के कगार पर था। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, जिसके चलते ये मिशन एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता था और उस लूनर मॉड्यूल में बैठे दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती थी।
हालांकि एक मिरेकल ही था कि लूनर मॉड्यूल के डिजास्टर होने से महज 2 सेकंड पहले कमांडर स्टैफर्ड ने अपनी सूझबूझ से लूनर मॉड्यूल को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। बाल बाल बचने के बाद लूनर मॉड्यूल को वापस चांद की ऑर्बिट में ले आया गया और उसे वापस कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से जोड़ दिया गया, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। अब प्लान के तहत एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लौटना था और लौटने से पहले उन्हें लूनर मॉड्यूल को अलग करके उसे वही मून की ऑर्बिट में ही छोड़ देना था। लेकिन इस मिशन की अड़चनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एस्ट्रोनॉट्स ने जैसे ही लूनर मॉड्यूल को कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग किया, किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लूनर मॉड्यूल अपने तय रास्ते से भटक गया। ऐसे में नासा को डर था कि तेजी से ट्रैवल करता हुआ लूनर मॉड्यूल अपोलो 10 से ना टकरा जाए, इसलिए उन्होंने उसे मैनुअली कंट्रोल कर उसके इंजन को फायर किया ताकि वो अपोलो 10 से दूर चला जाए। लूनर मॉड्यूल का इंजन तब तक बर्न होता गया जब तक कि उसका फ्यूल नहीं खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के बाद लूनर मॉड्यूल स्पेस में ही कहीं गुम हो गया और नासा का उससे कांटेक्ट ब्रेक हो गया। दशकों तक अपोलो 10 के लूनर मॉड्यूल का कोई अता पता नहीं चल सका, लेकिन अपोलो 10 मिशन के करीब 50 साल बाद 2018 में साइंटिस्ट को स्पेस में अर्थ के करीब से गुजरता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखा, जिसको शुरू में कोई एस्टेरॉइड समझा जा रहा था, लेकिन थोड़ी तहकीकात करने पर पता चला कि ये वही अपोलो 10 का लूनर मॉड्यूल है जो 1969 से ही स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। अपोलो 10 बहुत सारी मुश्किलों को पार कर एक सफल मिशन साबित होता है। इस मिशन के सभी एस्ट्रोनॉट्स बिना चांद पर लैंड किए सभी जरूरी काम को निपटा कर सुरक्षित धरती पर आ जाते हैं। इंसान अब चांद पर पहुंचने से केवल एक कदम दूर था और इस कदम का नाम था अपोलो 11, जिसके बाद मानव जाति के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अपोलो 10 के पूरा होने के केवल 50 दिन बाद अपोलो 11 को लॉन्च करने की तारीख रखी जाती है। 16 जुलाई 1969 की सुबह दुनिया भर के लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे होते हैं। सभी की निगाह फ्लोरिडा के मेरिट आइलैंड में मौजूद 363 फीट ऊंचे सैटर्न 5 रॉकेट पर होती है, जो हाइट में किसी 36 फ्लोर की बिल्डिंग और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा और वेट में लगभग 30 लाख किलोग्राम का होता है। ये एक दमदार रॉकेट था जिसे नासा 6 साल में 13 बार इस्तेमाल कर चुका था। इसी विशाल सैटर्न 5 रॉकेट से अपोलो 11 को लॉन्च किया जाना था। सैटर्न 5 के ऊपर अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट तैनात था, जो प्लान के मुताबिक कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के साथ लूनर मॉड्यूल से जोड़कर बना था। 16 जुलाई 1969 की सुबह 9:32 पर अपोलो 11 को साथ लिए सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च होता है, जिसे करोड़ों लोग बड़े आकर्षण के साथ धरती से उड़ान भरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में रॉकेट धरती की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर काटते हुए अपोलो 11 रॉकेट से अलग होता है और चांद की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग थे, जिनके साथ बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी इस मिशन में जुड़े हुए थे। बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के पायलट थे, जिनके ऊपर लूनर मॉड्यूल को चांद पर लैंड कराने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी थी। वही कमांड मॉड्यूल की कमान माइकल कॉलिंस के हाथ में थी, जिनका काम नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को चांद की ऑर्बिट में ले जाने और वहां से सुरक्षित धरती पर लाने का था। अंतरिक्ष में 3 दिन की यात्रा करने के बाद 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की ऑर्बिट में पहुंचता है। इस दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनर मॉड्यूल में दाखिल हो जाते हैं। कुछ घंटे चांद की ऑर्बिट में चक्कर काटने के बाद लूनर मॉड्यूल को कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है, जहां कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में ही चक्कर काटता रहता है, जिसमें माइकल कॉलिंस मौजूद थे। तो वही लूनर मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट से निकलकर चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन बैठे होते हैं। इस तरह चांद पर उतरने का मौका केवल इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ही मिलने वाला था। मून लैंडिंग के लिए नासा ने 2 साल की रिसर्च के बाद 5 पॉसिबल पॉइंट्स को चुना था जहां पर लैंड करना सेफ रहता। इसलिए लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम डाला गया था, जिससे लूनर मॉड्यूल चांद के सरफेस पर ऑटोमेटिकली लैंड कर सकता था। लेकिन लैंड करने से कुछ मिनट पहले ही एस्ट्रोनॉट्स को 2 बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अगर वक्त रहते ठीक नहीं किया जाता तो ये मिशन एक भयंकर हादसे का रूप ले सकता था। दरअसल जब लूनर मॉड्यूल को कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग किया गया था, तब उन्हें जोड़कर रखने वाली टनल में जो रेजिड्यूल प्रेशर था वो सही से वेंट नहीं हो सका, जिस वजह से लूनर मॉड्यूल को सेपरेशन के वक्त एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया और वो तय रफ्तार से ज्यादा तेज चलने लगा। लैंडिंग से 9 मिनट पहले आर्मस्ट्रांग को रियलाइज हुआ कि अगर लूनर मॉड्यूल इसी तेज रफ्तार से चलता रहा तो वो लैंडिंग साइट से आगे निकलकर किसी उबड़ खाबड़ जगह पर लैंड कर जाएगा, जो कि सेफ नहीं होगा। इस परेशानी का वो कोई हल ढूंढ पाते कि तभी दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है। एस्ट्रोनॉट्स के सामने एकदम से कई वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं, जो लूनर मॉड्यूल में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम के ओवरलोड होने के कारण बज रहे थे। अगर
अगर इसे जल्दी ही फिक्स नहीं किया जाता तो लूनर मॉड्यूल के ऑटोमेटिक लैंडिंग फंक्शन सही से काम नहीं कर पाते और वो क्रैश लैंडिंग कर जाता। हालांकि उस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन दोनों को ही ना तो वार्निंग अलार्म्स के बजने का कारण पता था और ना ही कंप्यूटर सिस्टम के ओवरलोड होने की जानकारी थी। लेकिन जब इन फॉल्ट्स के कारण लूनर मॉड्यूल तेजी के साथ एक अनसेफ एरिया में उतरने लगता है, तभी मून सरफेस से केवल 150 मीटर की ऊंचाई पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी कमांड को अपने हाथ में लेकर उसे मैनुअली कंट्रोल करने लगते हैं। कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल को लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर ही रहे थे कि तभी फ्यूल इंडिकेटर से लो फ्यूल की वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स को बताते हैं कि उनके पास केवल 60 सेकंड्स का ही फ्यूल बचा है। इन 60 सेकंड्स के अंदर लूनर मॉड्यूल को चांद के सुरक्षित सरफेस पर उतारने की जरूरत थी, वरना इस मिशन को अबॉर्ट करके वापस जाना पड़ता। खत्म होते हुए फ्यूल के बीच एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसके खत्म होने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा लूनर मॉड्यूल को सेफली लैंड कराना था। काउंटडाउन के शुरू होने पर लूनर मॉड्यूल चांद से 100 फीट की ऊंचाई पर था, जिसके 30 सेकंड गुजर जाने के बाद लूनर मॉड्यूल चांद से केवल 10 फीट की ऊंचाई पर होता है। इतने कम फासले और केवल 30 सेकंड के फ्यूल के बीच आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही बज ऑल्ड्रिन उन्हें जोर से चिल्लाकर जल्दी से लैंड करने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चाहकर भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आर्मस्ट्रॉन्ग का ध्यान भटक सकता था और ये लैंडिंग मिशन और भी भयानक रूप ले सकता था। हालांकि अपनी समझदारी और संयम से काम लेकर आर्मस्ट्रॉन्ग एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर 20 जुलाई 1969 को यूएस ईस्टर्न डे लाइट टाइम के हिसाब से 4:17 PM पर लूनर मॉड्यूल को मून पर लैंड करा देते हैं। ये लैंडिंग डिसाइडेड पॉइंट से करीब 7 किलोमीटर दूर की गई थी और जब इस लैंडिंग को अंजाम दिया गया तब फ्यूल खत्म होने में केवल 15 सेकंड का ही समय बचा था। लूनर मॉड्यूल के लैंड करते ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूस्टन में मौजूद नासा के मिशन कंट्रोलर्स को संदेश भेजते हुए कहा, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस, द ईगल हैज लैंडेड। यहाँ ट्रैंक्विलिटी बेस चांद के उस क्षेत्र के लिए कहा गया था जहाँ पर लूनर मॉड्यूल ने लैंड किया था और ईगल इसी लूनर मॉड्यूल का नाम था। दरअसल ईगल अमेरिका की नेशनल बर्ड है और इसी तर्ज पर चांद पर लैंड करने वाले इस लूनर मॉड्यूल का नाम ईगल रखा गया था। कुछ देर तक लूनर मॉड्यूल की जांच पड़ताल और सब कुछ सेटअप करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पर कदम रखने की तैयारी करने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद 10:56 PM पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलकर चांद पर पहला कदम रखते हैं। ये चांद पर केवल आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नहीं बल्कि मानव जाति का पहला कदम था और धरती पर मौजूद 65 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक लम्हे को टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम और पहला कथन इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चांद पर आर्मस्ट्रॉन्ग के उतरने के करीब 20 मिनट बाद उनके साथी बज ऑल्ड्रिन भी लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखने वाले मानव इतिहास के दूसरे इंसान बन जाते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल से 60 मीटर के दायरे में रहते हुए 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चांद पर पैदल घूमते हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी मेजरमेंट्स के लिए वहां कई डिवाइसेस को भी सेटअप किया। इनमें से एक डिवाइस को चांद पर आने वाली सोलर विंड की कॉम्पोजिशन को मेजर करने के लिए लगाया गया, तो वही एक डिवाइस ऐसा था जिससे लेजर बीम्स धरती पर भेजी जा सके और उनके जरिए अर्थ और मून के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस पता किया जा सके। वो वहां पैसिव साइस्मोमीटर भी लगाते हैं जिससे चांद पर हो रहे मून क्वेक्स को मेजर किया जा सके। ये स्पेस रेस बेशक सोवियत से जीतने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अमेरिका इस मून लैंडिंग के जरिए मानव विकास के लिए हर जरूरी काम कर रहा था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ये सब जरूरी काम करने के बाद चांद से करीब 23 किलो मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा वो वहां अमेरिकी झंडे को भी लगाते हैं और बहुत सारी फोटोज और वीडियोस कैप्चर करते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर 21 घंटे 38 मिनट तक रहने के बाद लूनर मॉड्यूल में सवार होकर वापस चांद की ऑर्बिट में चले जाते हैं, जहां कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल से निकलकर कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ देर तक चांद की ऑर्बिट में घूमने के बाद लूनर मॉड्यूल को अलग करके वही छोड़ दिया जाता है और कमांड मॉड्यूल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती की तरफ निकल पड़ते हैं। प्लान के मुताबिक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले सर्विस मॉड्यूल को भी कमांड मॉड्यूल से अलग किया जाना था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल को ही इस तरह से तैयार किया गया था कि री एंट्री के समय वही वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में सुरक्षित दाखिल कर सकता था, जिसके बाद कमांड मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर ले आता और सर्विस मॉड्यूल धरती के वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता। लेकिन इस केस में इस बात का जोखिम था कि अलग होने के बाद सर्विस मॉड्यूल अगर ज्यादा टुकड़ों में टूटकर इधर
उधर बिखरते हुए कमांड मॉड्यूल से टकरा जाता तो सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती थी। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए नासा ने सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे कमांड मॉड्यूल से दूर रखा जा सके। लेकिन जिस दिन के लिए इसको तैयार किया गया था उस दिन ये थ्रस्टर्स काम ही नहीं कर सकी और उसके टुकड़े टूटकर इधर उधर बिखरने लगे। लेकिन खुशकिस्मती से उसका कोई टुकड़ा कमांड मॉड्यूल से नहीं टकराया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर सुरक्षित लौट आने में सफल रहे। यह मिशन इस कदर मुश्किल और खतरे से भरा हुआ था कि एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। यही वजह थी कि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसे लेकर एक कांग्रेचुलेशन स्पीच के अलावा इन इवेंट ऑफ मून डिजास्टर नाम से दूसरी स्पीच भी तैयार कर रखी थी, ताकि एस्ट्रोनॉट्स की श्रद्धांजलि में उसे बोला जा सके। यहाँ तक कि खुद अपोलो 11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग को भी अपने जिंदा बचाने पर संदेह था। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले अपनी और अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स की सैकड़ों फोटोग्राफ्स को साइन किया था, ताकि वो अगर वापस लौट कर नहीं आ सके तो उनकी फैमिली उन फोटोग्राफ्स को बेचकर अपना गुजारा कर सके। लेकिन सौभाग्य से सब कुछ सही हुआ था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स एक लगभग नामुमकिन मिशन को कामयाब बनाकर सही सलामत धरती पर वापस लौट आए थे। उनके वापस लौटने पर उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटीन करके सभी से अलग रखा गया और उनका कई बार चेकअप किया गया। नासा ये कंफर्म करना चाहता था कि चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स इकट्ठा करते वक्त वो कहीं वहां के जर्म्स और बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में आने से बीमार तो नहीं पड़ गए हैं। ऐसे केस में कोई अननोन डिजीज दुनिया में नहीं फैल जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। हालांकि ऐसी कोई भी बीमारी उन्हें नहीं हुई थी और तीनों एकदम सुरक्षित थे। इस तरह अपोलो 11 के मिशन की कामयाबी दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोरती है और दुनिया के कोने कोने में मानव जाति के चांद पर पहुंचने की खुशी मनाई जाती है। 1960 का दशक खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने वो कर दिखाया था जिसका संकल्प उसके राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में लिया था। लेकिन जब उनका ये सपना हकीकत में बदला तो उसकी खुशी मनाने के लिए वो खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। 1963 में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। अपोलो 11 जहां से लॉन्च किया गया था उनके सम्मान में उस जगह का नाम केप कैनेडी रख दिया गया था और अभी तक नासा के मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट मिशंस को जहां से लॉन्च किया जाता है उस जगह का नाम कैनेडी स्पेस सेंटर है। जहां अपोलो 11 की कामयाबी से दुनिया की ज्यादातर आबादी उत्साह से भरी हुई थी, तो वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चांद पर मनुष्य के कदम रखने की बात हजम नहीं होती। उन्होंने नासा के इस अचीवमेंट को एक फेक मून लैंडिंग का नाम दे दिया था। उनका मानना था सोवियत से स्पेस रेस जीतने के लिए ये केवल अमेरिका की एक चाल थी, वरना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 1960 का दशक खत्म होने से केवल 5 महीने पहले इंसान चांद पर पहुंच गया। 50 से ज्यादा साल गुजर जाने के बाद आज भी लाखों लोग इंसान के चांद पर पहुंचने की बात से साफ इनकार करते हैं। अपोलो 11 की कामयाबी को ना मानने वाले लोगों के सवालों के जवाब अगर ढूंढे तो पहला सवाल लोग ये करते हैं कि जब चांद पर हवा नहीं होती तो वहाँ झंडा कैसे लहरा सकता है। दरअसल जिस अमेरिकी झंडे को चांद पर ले जाया गया था उसे वहाँ के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। आमतौर पर किसी भी फ्लैग में केवल एक वर्टिकल सपोर्ट ही होती है, लेकिन इस झंडे में टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल रॉड को भी डाला गया था ताकि फ्लैग हमेशा लहराता हुआ दिखाई दे। चांद पर हवा ना होने के कारण ही नासा द्वारा ये पहले ही प्लान कर लिया गया था। इसके अलावा वीडियोस को अगर गौर से देखें तो फ्लैग केवल तभी वेव करता हुआ दिखाई देता है जब एस्ट्रोनॉट्स उसे पकड़कर वहां खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फ्लैग से दूर रहने पर फ्लैग में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देता। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दूसरा सवाल होता है कि जो फोटोज चांद पर एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ली गई उनमें कोई तारे दिखाई क्यों नहीं देते, जबकि चांद तो तारों से घिरा होता है। इसका जवाब अगर ढूंढे तो पता चलता है कि मून लैंडिंग जब हुई थी तब चांद पर दिन का वक्त था, जिस कारण सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने से उस जमाने के लो रेजोल्यूशन कैमरा स्टार्स को कैप्चर नहीं कर सके। इसके बाद अपोलो 11 को फेक साबित करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर दिन के समय चांद पर लैंडिंग की गई थी और केवल सन ही सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था तो चांद पर एस्ट्रोनॉट्स और लूनर मॉड्यूल की शैडोज नॉन पैरेलल क्यों दिखाई पड़ती है। लोग यहाँ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शैडोज नॉन पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि ये सभी फोटोग्राफ्स धरती पर ही बहुत सारी लाइटिंग के बीच शूट किए गए हैं। लेकिन अगर इस पर गौर करें तो शैडोज के इस तरह बिखराव का कारण चांद की ऊंची नीची ढलानों भरी सतह और सूरज के अलावा चांद का भी खुद एक कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट होना है। इसके अलावा यह भी सवाल किया जाता है कि आर्मस्ट्रांग की लूनर मॉड्यूल से नीचे उतरने और चांद पर पहले कदम रखने की फोटोग्राफ्स कैसे कैप्चर हो पाई। तो इसका जवाब है कि इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए लूनर मॉड्यूल के बाहर की साइड पहले ही कैमरा लगा दिए गए थे। इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जिन्हें पहले ही डिबंक किया जा चुका है। और अगर सबसे बड़ी बात पर गौर करें तो जिस सोवियत से स्पेस रेस जीतने के लिए ये मिशन किया गया था उसी सोवियत ने इस मून लैंडिंग को रिकॉग्नाइज करते हुए एक्सेप्ट किया था। अगर सोवियत को इस मिशन
मिशन में जरा भी झूठ की गुंजाइश दिखाई देती तो वो कभी भी इसे स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा सवाल करने वाले लोग ये बात भूल जाते हैं कि 1969 का अपोलो 11 कोई आखिरी मून लैंडिंग मिशन नहीं था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर कदम रखा, बल्कि नासा अपोलो 11 के बाद और भी कई बार अपोलो मिशंस में इंसानों को चांद पर पहुंचा चुका है। 1969 से 1972 के बीच अपोलो 11 से अपोलो 17 के जरिए 12 लोग चांद की सतह पर कदम रख चुके हैं। इन अपोलो मिशंस में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी अपोलो 13 की है, जब अपोलो 13 चांद पर पहुंचने के लिए धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर आकर एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिस कारण उसमें मौजूद ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। ये मानव इतिहास में पहली ऐसी खौफनाक घटना थी जिसे स्पेस का सबसे भयानक हादसा माना जाता है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अपोलो 13 के तीनों एस्ट्रोनॉट्स के आगे सवाल चांद पर पहुंचने का नहीं, बल्कि तेजी से खत्म हो रहे ऑक्सीजन और पानी के बीच धरती से 3 लाख किलोमीटर की दूरी से जिंदा वापस लौटने का था। अपोलो 13 की ये दिल दहला देने वाली कहानी हम अपोलो मून लैंडिंग सीरीज की अगली वीडियोस में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जब 1969 से 1972 तक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को कई बार चांद पर भेजा जा चुका है, तो तब से 50 से ज्यादा साल गुजर जाने और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान को फिर से चांद पर क्यों नहीं भेजा जा सका।